Hello students, welcome back to our online classes. I, Mrs. Jaya, your Hindi teacher. So students, today in this video we are going to study chapter number 16 of our Rachna Prasoon book. Topic मुहावरे और लोकोक्तियां. So students, let us start. पाठ 16 मुहावरे और लोकोक्तियां. तो बेटा सबसे पहले मुहावरे होते क्या हैं? वाक्य का वह अंश जो विशेष अर्थ उत्पन्न करता है वह मुहावरा कहलाता है। जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को त्याग कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो बेटा जैसे हमने कुछ वाक्यों का प्रयोग किया, ठीक है, हमने बोला जैसे दाल में कुछ काला है, ठीक है, तो अगर हम शब्दों पर जाएं तो हम क्या सोचेंगे कि दाल में कुछ काले कलर का गिर गया है, ठीक है, लेकिन दाल में कुछ काला है इस वाक्यांश का अर्थ यह नहीं है कि दाल में कुछ गिर गया है, बल्कि इस वाक्यांश का एक विशेष अर्थ है जो कि किसी गड़बड़ की ओर संकेत कर रहा है। दाल में कुछ काला है यानी कुछ तो गड़बड़ है। तो जो ऐसे वाक्यांश होते हैं जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ हमको बताते हैं, ऐसे वाक्यांशों को हम बोलते हैं मुहावरा। तो बेटा अब हमारी किताब में कुछ मुहावरों के उदाहरण दे रखे हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहला मुहावरा है अंग अंग ढीला होना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत थक जाना। सुबह से समारोह की तैयारी करते करते मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया, ठीक है, यानी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। सेकंड है अंधे की लकड़ी होना। तो इस मुहावरे का अर्थ है असहाय व्यक्ति का एकमात्र सहारा। वाक्य योग्य संतान ही तो बुढ़ापे में माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होती है, ठीक है, मतलब बुढ़ापे में माता पिता के लिए यानी वो असहाय हैं, उनके लिए उनके बच्चे ही अंधे की लाठी होते हैं, मतलब एकमात्र सहारा होते हैं। ना बेटा थर्ड वन अकल का दुश्मन होना। अकल का दुश्मन होना का अर्थ है मूर्ख होना। लाख समझाने पर भी नमन को समझ नहीं आया, वह तो अकल का दुश्मन है, ठीक है, बहुत समझाने पर भी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो हम उसको क्या कहते हैं? तुम तो मूर्ख हो, ठीक है, तो मूर्ख ना कहकर हम कहते हैं तुम अकल के दुश्मन हो, ठीक है। नाउ नंबर 4 अकल पर पत्थर पड़ना। तो इस मुहावरे का अर्थ है बुद्धि से काम ना लेना। वाक्य बुरा वक्त आने पर बड़ों बड़ों की अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, मतलब जब भी बुरा समय आता है तब अच्छे अच्छे व्यक्ति उनके दिमाग पर पत्थर पड़ जाते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता। नंबर 5 आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाने का क्या अर्थ है? गुस्सा करना। पहले तो मेरी बात नहीं मानी और अब मुझको ही आंखें दिखा रहे हो। तो यहाँ पर वो गुस्सा दिखा रहा है कि पहले तो तुमने मेरी बात मानी नहीं और अब मुझे ही आंखें दिखा रहे हो, मेरे पर ही गुस्सा कर रहे हो, ठीक है। नाउ नंबर 6 आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेने का मतलब है प्रतिकूल होना। मुसीबत आने पर कभी कभी मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। तो मुसीबत आने पर अच्छे अच्छे लोग, जब हमें किसी की आवश्यकता होती है तो कुछ लोग हमसे मुंह फेर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें है मुसीबत आने पर कभी कभी मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। नंबर 7 आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का अर्थ है बेटा बहुत आदर करना। ग्रामवासियों ने नेताजी के आगमन पर आंखें बिछा दी। तो जब गांव में नेताजी आए तो सभी ग्रामवासियों ने, गांव के सभी लोगों ने आंखें बिछा दी, मतलब उनका बहुत ज्यादा आदर किया।
नाउ नंबर 8, आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना का मतलब है बहुत प्यारा होना। पुत्र तो सदा ही अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। ठीक है, तो मतलब माँ के लिए पुत्र हमेशा से ही बहुत प्यारा होता है। नंबर 9, आकाश पाताल का अंतर होना। तो इसका अर्थ है बहुत अधिक अंतर होना, मतलब बहुत ही ज्यादा अंतर, दूरी। ठीक है, सगी बहनें होने पर भी मीता व नीना के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। तो इस वाक्य में बताया गया है कि माना कि वो दोनों सगी बहनें हैं, पर उनका जो व्यवहार है, उनका जो स्वभाव है, उसमें आकाश पाताल का अंतर है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, नंबर 10, आग बबूला होना। इसका अर्थ है गुस्से से भर जाना। वाक्य, अपनी प्रिय पुस्तक के फटे पृष्ठ देखते ही नम्रता आग बबूला हो उठी। तो आग बबूला होना मतलब गुस्से से, बहुत ज्यादा गुस्से से भर जाना। तो अपनी जो उसको सबसे प्रिय अपनी पुस्तक थी, उसने देखा कि उसका एक पेज फटा हुआ है, तो जो नम्रता है वो आग बबूला हो उठी, मतलब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से भर गई। नाउ नंबर 11, ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है नष्ट भ्रष्ट करना। कारगिल युद्ध में हमारी सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बजा दी। तो मतलब युद्ध में जो हमारी भारतीय सेना थी, उसने दुश्मनों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। नाउ नंबर 12, ईद का चांद होना। तो बेटा इस मुहावरे का अर्थ है कई दिन बाद दिखाई देना, यानी कोई व्यक्ति हमें बहुत समय बाद दिखाई दे। वाक्य, जिस दिन से घर में कंप्यूटर आया है, सुधीर तो ईद का चांद हो गया है। मतलब वो कंप्यूटर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि वो बहुत कम किसी को दिखाई देता है, वो कंप्यूटर में काम ही करता रहता है। नेक्स्ट है काम तमाम करना। काम तमाम करना का अर्थ है मार डालना। ग्रामीणों ने बहादुरी दिखाते हुए 4 आतंकवादियों का काम तमाम कर दिया, यानी उनको मार दिया। नेक्स्ट है बेटा खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का अर्थ है बहुत ज्यादा ही मेहनत करना। श्रमिकों ने विशाल घंटाघर बनाने में खून पसीना एक कर दिया, यानी उसे बनाने में उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। नेक्स्ट है बेटा गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करने का अर्थ है बने बनाए काम को बिगाड़ देना। मैं कितनी सुंदर चित्रकारी कर रहा था, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। मतलब तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया है। चंपत होना अर्थ है भाग जाना। दरवाजा खुलते ही मेरा खरगोश जाने कहां चंपत हो गया। मतलब जैसे ही दरवाजा खुला वो ना जाने कहां भाग गया। नेक्स्ट है बेटा 4 चांद लगाना। तो इसका अर्थ है शोभा बढ़ाना। कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा ने भारत की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। तो यानी कल्पना चावला ने भारत की प्रतिष्ठा की शोभा बढ़ा दी। नेक्स्ट है बेटा चिकना घड़ा, कुछ भी असर ना होना। अक्षय तो चिकना घड़ा है, उस पर तुम्हारे उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो यानी अक्षय पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे उसको कितना समझा लो, कितना भी बताओ, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। छठी का दूध याद आना। इसका अर्थ है कठिनाई अनुभव होना। आयुष ने डॉक्टरी की पढ़ाई तो शुरू कर दी, पर अब उसे छठी का दूध याद आ रहा है। यानी पहले तो उसने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन अब उसे बहुत कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट है बेटा दाल में कुछ काला होना। तो दाल में कुछ काला होना का अर्थ है कुछ गड़बड़ होना। परिवार के सभी सदस्य मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, लगता है दाल में कुछ काला है। मतलब लगता है कुछ तो गड़बड़ है। नमक मिर्च लगाना। तो इसका अर्थ है बड़ा चढ़ाकर कहना।
अरे तुम अलका की बातों में ना आना, उसे तो नमक मिर्च लगाने की आदत है। इसका ये अर्थ है कि उसे जो अलका है वो बात को बढ़ा चढ़ा कर बताती है, बात जितनी नहीं होती वो उससे ज्यादा ही उसको बढ़ा चढ़ा कर कहती है। नेक्स्ट है नानी याद आना। तो नानी याद आना का अर्थ है बहुत परेशानी अनुभव करना। परीक्षा पत्र देखते ही सबको नानी याद आ गई। परीक्षा पत्र जैसे ही एग्जाम का पेपर देखा वैसे ही सभी लोगों को अपनी नानी याद आ गई, मतलब बहुत परेशानी हुई। नेक्स्ट है नाको चने चबवाना। नाको चने चबवाना का अर्थ है बहुत परेशान करना। हम भारतीयों ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, मतलब हम भारतीयों ने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। नेक्स्ट है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का भी अर्थ है भाग जाना। गली में सिपाही को आते देख बदमाश लड़के 9-2-11 हो गए। तो जैसे ही गली में देखा कि सिपाही आ रहे हैं तो जो बदमाश लड़के थे वो वहां से भाग गए। नेक्स्ट है बाट देखना। बाट देखने का अर्थ है प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना। रमा सुबह से तुम्हारी बाट देखते देखते अभी गई है, मतलब सुबह से तुम्हारी इंतजार कर रही थी, वो अभी अभी यहां से गई है। बाल बाल बचना। तो बाल बाल बचना का अर्थ है बड़ी कठिनाई से बचना। मसूरी जाते समय हम एक दुर्घटना में बाल बाल बचे, यानी मसूरी जाते वक्त जो दुर्घटना हुई थी उससे हम बाल बाल बचे, मतलब बहुत बड़ी कठिनाई बहुत बड़ी मुसीबत आने से हम बच गए। नाउ नेक्स्ट है बेटा भीगी बिल्ली बनना। तो भीगी बिल्ली बनने का अर्थ है भय के कारण शांत हो जाना। गणित अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करते ही सभी छात्र भीगी बिल्ली बन गए, यानी जब गणित के अध्यापक क्लास में आए तो सभी बच्चों उनसे इतना डरते थे कि वे सभी भीगी बिल्ली बन गए, यानी डर के मारे सब लोग चुप हो गए थे, शांत हो गए थे। मुंह में पानी आना। तो इसका अर्थ है मन ललचाना। आलू चाट की ठेल देखते ही सपना के मुंह में पानी आ गया। तो आलू चाट देखते ही सपना के मन ललचाया उसको खाने के लिए, ठीक है। तो मुंह में पानी आने का अर्थ है उसका मन ललचाया। नेक्स्ट है बेटा लोहा लेना। लोहा लेना का मतलब है मुकाबला करना। रानी लक्ष्मीबाई अपनी अंतिम सांस तक शत्रुओं से लोहा लेती रही, मतलब लक्ष्मीबाई जब तक उनके सांस थी तब तक उन्होंने मुकाबला करती रही थी वो। हाथ मलना, इसका अर्थ है पछताना। पहले तो जानबूझकर गलती की, अब हाथ मलने से क्या लाभ। इसका यह अर्थ है कि पहले तो तुमने गलती कर ली तो अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। नाउ बेटा मुहावरे डन। नाउ बेटा विल डिस्कस लोकोक्तियां। तो लोकोक्तियां क्या होती हैं? यह शब्द दो शब्दों के योग से बना है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात लोक में प्रचलित बातें या लोगों द्वारा कही गई बातें। तो बेटा लोकोक्तियां जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, लोक प्लस उक्ति, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है? लोक में प्रचलित बातें, मतलब लोगों में जो बातें होती हैं, जो उनमें कुछ प्रचलित बातें हैं, जैसे हम उनको आमतौर पर हम उसको कहते हैं कहावतें, ठीक है। तो आमतौर पर लोकोक्तियों को हम कहावतें भी कहते हैं। इसमें हम प्राय लोक जीवन के अनुभवों की झांसी पाते हैं, जैसे एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ है एक ही समय में दो काम करना। अर्पिता ने गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर मौज भी उड़ाई और सिलाई भी सीख ली। इसे ही कहते हैं एक पंथ दो काज, ठीक है। तो ये एक लोकोक्ति है, एक पंथ दो काज, जिसका अर्थ है एक ही समय में दो काम करना, यानी एक ही समय में दो दो फायदे उठाने, ठीक है। तो बेटा अब आप हमारी किताब में कुछ लोकोक्तियां दे रखी हैं, अब हम उनको पढ़ेंगे।
तो बेटा सबसे पहली लोकोक्ति है अकल बड़ी या भैंस। तो इसका अर्थ है शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ है। वाक्य, जब बड़े बड़े पहलवान हार मान बैठे तब दुबले पतले मोहन ने दिमाग लगाकर बकरी को कुएं से निकाल दिया। अब तुम ही कहो, अकल बड़ी या भैंस। इसका ये मतलब है, जब बड़े बड़े पहलवान व्यक्ति जो शारीरिक तौर पर बहुत ही मजबूत थे, उनमें शारीरिक बल था लेकिन उनमें दिमाग नहीं था, तो जो यहाँ पे दुबला पतला मोहन था उसने अपने दिमाग के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर बकरी को कुएं से निकाल दिया। तो अकल बड़ी या भैंस। ठीक है, तो शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ है। ठीक है, दिमाग ज्यादा श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट है बेटा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। अब समय तो बीत गया है, अब पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। पहले तो श्रेया ने फॉर्म भरने की लापरवाही की और अब अनुक्रमांक नहीं मिला तो आंसू बहा रही है। ठीक ही तो है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले जब समय था तब तो उसने फॉर्म भरा नहीं था, तो अब तो समय बीत चुका है, तो अब उस श्रेया का पछताने का कोई फायदा नहीं है। आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ है दोहरा लाभ। वाक्य, मैंने कबाड़ी से आधे दाम पर पत्रिकाएं खरीदी और पढ़कर उसी दाम पर बेच दी। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इसका ये अर्थ है, पहले तो उसने कबाड़ी से किताबें खरीदी कम दाम पर और उसने जिस दाम पर खरीदी थी वही दाम पर उसने उसको वापस बेच दी। तो इसको क्या कहते हैं, दोहरा लाभ, डबल बेनिफिट। उसने पढ़ भी लिया, उसी पैसों में खरीदा और वही पैसों में उसने उसको वापस बेच दी। ठीक है, तो इसको कहते हैं दोहरा लाभ। नेक्स्ट है बेटा, आ बैल मुझे मार। तो आ बैल मुझे मार का अर्थ है स्वयं मुसीबत को बुलावा देना। राम प्रसाद शहर का नामी गुंडा है, तुमने उसी की बेटे की पिटाई लगा दी। यह तो वही बात हुई कि आ बैल मुझे मार। तो अब यहाँ पर इस वाक्य में ऐसा लग रहा है मानो कि उसने स्वयं मुसीबत को बुलावा दिया है। नेक्स्ट है बेटा, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका अर्थ है दिखावा अधिक पर काम थोड़ा। दिखावा तो लोग बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन काम बहुत कम करते हैं। वाक्य, बिल्लू मिष्ठान भंडार की सजावट ही दर्शनीय है। मिठाई में नाम का ही स्वाद रहता है। यह तो वही बात हुई ऊंची दुकान फीका पकवान। यानी जो हलवाई की दुकान है देखने में तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन मिठाई के नाम पे जो मिठाई का स्वाद है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। दुकान तो इतनी ऊंची बना ली लेकिन उसमें मिठाई का स्वाद है ही नहीं। तो इसे ही कहते हैं दिखावा अधिक पर काम थोड़ा। नेक्स्ट है बेटा, एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है वस्तु एक चाहने वाले अनेक। यानी वस्तु हमारे पास एक है लेकिन उसको पाने के लिए बहुत सारे लोगों की इच्छा है। कार्यालय में केवल एक ही चपरासी का पद रिक्त था परंतु उम्मीदवार आए पूरे 20। इसे ही कहते हैं एक अनार 100 बीमार। यानी यहाँ पर जो जॉब के लिए पोस्ट थी वो तो एक ही थी लेकिन उसके उम्मीदवार कितने आए, 20। तो इसी को कहते हैं एक अनार 100 बीमार। जगह तो एक थी लेकिन उसको चाहने वाले बहुत लोग थे। नाउ बेटा नेक्स्ट, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का अर्थ है एक ही समय में दो काम करना। संजय किसी साक्षात्कार के सिलसिले में दिल्ली गया और उसने सभी दर्शनीय स्थल भी देख लिए। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। मतलब किसी काम के लिए वह दिल्ली गया था और उसने
अपने काम को पूरे करने के साथ साथ वहां के जो दर्शनीय स्थल थे वो भी देख लिए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक ही समय में उसने 2 काम कर लिए। नेक्स्ट है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, तो इसका अर्थ है एक जैसा स्वभाव वाले। आजकल तो सभी नेता एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो इसका ये अर्थ है जो आजकल के नेता लोग हैं वो सबका एक ही जैसा स्वभाव है। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुईया, परिश्रम अधिक लाभ कम। मतलब इतनी मेहनत करी, पहाड़ जितनी मेहनत करी और फल पाया छोटा सा। ठीक है, इतनी मेहनत से पूरा प्रोजेक्ट बनाया था किंतु केवल 3 अंकों का लाभ हुआ। यह तो वही बात हुई कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी उसने प्रोजेक्ट बनाने में तो इतना समय लगाया, इतनी मेहनत करी, लेकिन उसको अंक कम मिले। तो इसको ही बोलते हैं कि मेहनत अधिक लेकिन लाभ कम। नेक्स्ट है बेटा चिराग तले अंधेरा, तो इसका अर्थ है अपनी बुराई ना दिखाई देना। अध्यापिका अन्य छात्रों को नकल ना करने का उपदेश दे रही थी, परंतु अपने ही पुत्र को नकल करने से ना रोक पाई। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। तो जो कक्षा अध्यापिका है वो बाकी बच्चों को तो बोलती है क्लास में कि आपको नकल नहीं करनी है, लेकिन उसका खुद का बेटा ही नकल करता है, तो इसको ही बोलते हैं अपनी बुराई ना दिखाई देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसका अर्थ है शक्तिशाली की जीत होती है। इस युग में दुर्बल व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो इसका ये अर्थ है कि जो व्यक्ति कमजोर है तो आज के जमाने में उनकी कहीं नहीं चलती, केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही जीत हासिल करता है। नेक्स्ट है सांच को आंच नहीं, सच्चे को डरने की कोई जरूरत नहीं होती। जब तुमने कुछ चुराया ही नहीं तो भयभीत क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि सांच को आंच नहीं होती है? तो इस वाक्य में क्या बताया गया है कि तुमने जब कुछ चुराया ही नहीं है तो तुम्हें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग सच्चे होते हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं होती। So now that is all बेटा। Now one more thing, बच्चों अब तो आप जान ही गए होंगे कि लोकोक्ति स्वतंत्र होती है, परंतु मुहावरा वाक्य का ही एक अंग बन जाता है। तो बेटा लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है? जो लोकोक्ति होती है वो स्वतंत्र होती है, लेकिन मुहावरा वाक्य का ही अंग बन जाता है। ठीक है, नाउ बेटा दैट इज ऑल। नाउ वील रीड स्मरण रखने योग्य बिंदु। तो बेटा चैप्टर पढ़ने के बाद जो आपको बातें याद रखनी है, तो सबसे पहला वाक्य है वाक्य का वह अंश जो विशेष अर्थ देता है मुहावरा कहलाता है। तो सबसे पहले ये मुहावरे की डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा प्रत्येक मुहावरे का अर्थ निश्चित होता है। सभी मुहावरों का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, और तीसरी चीज है मुहावरे के प्रयोग से भाषा अधिक प्रभावशाली बन जाती है। और लास्ट है लोकोक्ति लोक में प्रचलित स्वतंत्र वाक्य होती है। तो लोकोक्ति क्या होती है? लोगों में प्रचलित एक स्वतंत्र वाक्य। ठीक है, कहावतें होती हैं। सो बेटा दैट इज ऑल for this chapter. Now beta we'll discuss the exercises of this chapter in our next video. Thank you all.